सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स सीसेट पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। और आप जानते हो कि 4 बार मैंने आसानी से प्री पास किया है और सीसेट के पेपर को लेकर मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी, इस वीडियो में अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक शेयर करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको यहाँ पे यूपीएससी से जुड़े बहुत सारे फ्री में वीडियो मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि यार जैसे सीसेट के पेपर में आपको ये पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से हमें 27 क्वेश्चन करने होते हैं। और ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें पूरे कट ऑफ में मार्क्स जुड़ते नहीं, केवल आपको पास करना होता है, ठीक है। तो पहली बात ये होगी। और दूसरी बात आ गई कि जैसे हम टॉपिक की बात करें, इसमें मैंने 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। जैसे कॉम्प्रिहेंसिंग के जो क्वेश्चन आते हैं, पैसेज जिनको बोलते हैं, अनसीन पैसेज आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी सबसे पहले ऐसी होनी चाहिए कि जैसे एक्चुअल में क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट थोड़ा टफ आता है, समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको मैथ और रीजनिंग सॉल्व करनी चाहिए। ये आपकी स्ट्रेटजी में ऐसा होना चाहिए। बाकी जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि मैथ समझ में नहीं आता या मैथ करने में जिनको दिक्कत होती है, वो कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक सलाह होगी कि यार मैथ की जो टॉपिक है बहुत सिंपल वाला टॉपिक है। जैसे प्रतिशत लाभ हानि रेशियो, ये क्वेश्चन जो आते हैं इनके बहुत आसान आसान वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको थोड़ा आप सीख सकते हो। क्योंकि आजकल का ये हो गया कि यार सीसेट के पेपर में पैसेज वाले क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब इसमें एक संकट तो रहता है। तो मेरे हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि यार आपको जहाँ-जहाँ पॉजिटिव चीज़ें आपकी, जैसे आपका मैथ मजबूत है, रीजनिंग मजबूत है, तो सबसे पहले इन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करो। ये तरीका अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको किस प्रकार तैयार करना चाहिए, तो इसमें ज़्यादा वैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में ये पेपर बहुत आपका कम समय में तैयार हो सकता है। उसकी भी हम एक स्ट्रेटजी की यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो पहले ट्रेंड एनालिसिस ये देखें, तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो इनका रेशियो ये रहता है कि 25 से 30 के बीच में रहेगा पैसेज के क्वेश्चन, और यहाँ पे 28, 30, 32 तक कभी मैथ के क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं 20 से लेकर 25 तक। तो रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन कम समय में कौन करेगा, मतलब उस पर डिपेंड करेगा आपका क्वालिफाइंग नेचर, कि यार आप कम समय में यदि इसको कर लेते हो तो आपका पेपर फिर ये रुकने वाला नहीं है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, बहुत सारे ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक, कैलेंडर, डाइस के इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक सिंपल आप एक प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उसके हिसाब से आप कोई बुक या यूट्यूब से किसी मतलब अच्छी कोचिंग का सहारा ले सकते हो जो आपको फ्री में पढ़ाते हैं। या आपको लगता है कि इनमें कोचिंग करने की आवश्यकता है, 1500 2000 रुपये में आपको कोचिंग मिल जाती है कोई मैथ और रीजनिंग पढ़ाने के लिए, तो आप जॉइन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यार ये आपका पूरा साल खराब कर सकता है। मैंने ये देखा कि काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो जीएस फेस्ट में स्कोर 130 135 तक कर रहे हैं, लेकिन सीसेट में फेल हो जाते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। इसी प्रकार एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जो आते हैं लॉजिकल असम्पशन वाले क्वेश्चन, पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक होता है कि यार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप पैसेज को पढ़ के इसमें से कौन-सा निष्कर्ष निकालोगे या कौन-सा इसमें तर्कपूर्ण या विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकलेगा। तो 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन जो आपको गलत ज़्यादा होते हैं वो होते हैं पूर्व धारणा वाले। पूर्व धारणा वाले में ये होता है कि डायरेक्ट आंसर नहीं होता। उसमें एक हमें ये भी रखना पड़ता है कि लेखक की उस पैसेज को लिखने की या क्वेश्चन पूछने की क्या सोच होती है। तो एक काम आपके लिए अच्छा है कि जैसे आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना, अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मैंने पैसेज से संबंधित 10-15 वीडियो बना रखे हैं, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इसमें ना। तो पैसेज की वीडियो तो मैंने बता रखे हैं। मैं तो रीजनिंग मेरा खुद का स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं इस पे वीडियो नहीं बनाई है मैंने ना। तो आप जो जिन्होंने मैथ रीजनिंग पढ़ा रखी है, आप उनके यूट्यूब पर वीडियो देखना, ठीक है, आपको आसानी से मिल जाएँगे। और मेरा भी हमेशा, जैसे मैं हिंदी माध्यम से हूँ, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का हूँ, तो मैथ में मुझे भी प्रॉब्लम होती है और शुरुआती अटेम्प्ट में मुझे भी सीसेट में काफ़ी मतलब नुकसान हुआ या अच्छे मार्क्स नहीं आए। लेकिन बाद में मैंने कोशिश की, सीखी, जैसे मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह अच्छे से सीख लिया। तो आज ये कि यार मैं ठीक-ठाक कर लेता हूँ, मैथ और रीजनिंग आराम से कर लेता हूँ और चारों पेपर जो प्री में है, आराम से मेरा अच्छा स्कोर रहा है। मेरा 130 तक भी स्कोर गया है और 70 भी स्कोर रहा है, इनके बीच में मेरा स्कोर रहा है, 70 से लेकर 130 तक। तो मेरा ये मानना है कि इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें बताऊँगा, प्रैक्टिकल चीज़ें, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है? तो पैसेज में ध्यान रखना, एक चीज़ तरीका ये रखना पैसेज में, एक बार करके देखो, मतलब कम से कम 10 पैसेज करके देखो, गलत होंगे होने दो, लेकिन ये देखो कि आप क्या गलती कर रहे हो। मैंने पैसेज कैसे सीखा कि आज आज जैसे ये 30 क्वेश्चन पैसेज के आ रहे हैं, तो मेरे 20 प्लस क्वेश्चन आराम से इसमें पैसेज में सही होते हैं। क्यों होते हैं? मैंने ये तरीका सीखा है, अपनी गलतियाँ करके सीखी है, कि जैसे मैं कोई पैसेज कर रहा हूँ, पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन है, तो मैं उसमें आंसर क्या क्या कर रहा हूँ और मेरा यूपीएससी का जो आंसर क्या आ रहा है, वहाँ से गलतियाँ समझ में आने लगती है कि हम क्या गलती करते हैं। फिर प्रैक्टिस के बाद में, एक अभ्यास के बाद में आपको एक तरीका हाथ लगेगा, पैसेज का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। हो सकता है इसमें 20-25 भी हो जाएँगे, लेकिन यार ज़्यादा इनमें मामला सही बनता है कि मैथ और रीजनिंग आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो मैथ में कौन से टॉपिक आते हैं? प्रॉफिट लॉस के हो गए, रेशियो के हो गए,
परसेंटेज इसमें हो गए, टाइम, डिस्टेंस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इनका रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस करो। और आसान है, रियल में है ना आसान है। इसमें आजकल ज़रूर कुछ क्वेश्चन मैथ के टफ बढ़े हैं, लेकिन उनको लेकर अपने को चिंता नहीं करनी है। अपने को 27 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो घबराना नहीं कि इसमें मैथ आपको नहीं आता या मैथ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि जैसे मेरी स्ट्रेटेजी बताऊँ, मैं 20 क्वेश्चन आराम से यहाँ पे सही कर लूँगा पैसेज के, और कम से कम 10-15 क्वेश्चन मैं यहाँ से सही कर लूँगा, ठीक है? तो ऐसे 30-35 क्वेश्चन मेरे यहाँ हो गए, और 10 क्वेश्चन यहाँ से भी सोल्व कर लेंगे। तो ऐसे करके हमारे यार वैसे भी है ना 40-45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो क्यों डरने की बात कहाँ है? कोई टेंशन की बात नहीं है, हम अटेम्प्ट लेंगे। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे, जिनमें से काट-पीट के हमारे 40-45 बच जाएँगे, 40 बच जाएँगे, तो भी आपका स्कोर 100 हो रहा है। तो टेंशन की बात ही नहीं है, स्कोर आपको चाहिए 36 यहाँ पे, सॉरी 66 आपको स्कोर चाहिए ओनली। मतलब 70 नंबर से कम स्कोर चाहिए, तो आराम से आप क्वालीफाई कर जाओगे। तो एक अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे रखना, जैसे मैं लेके चलता हूँ कि मुझे पैसेज करना है, रीजनिंग करना है। पहली प्राथमिकता मैं इनको देता हूँ कि मैं इनको जल्दी कर पाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस से ये हासिल कर लिया कि यार इनको मैं ज़्यादा बेटर करता हूँ। तो ये ठीक है। हिंदी मीडियम के साथ एक दिक्कत आएगी, पैसेज की लैंग्वेज बहुत गंदी है। मतलब समझ में नहीं आता कई बार क्या कहना चाह रहा है, तो थोड़ा इंग्लिश का भी सहारा ले सकते हो, टाइम कम होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस थोड़ी-सी माँगता है ये पेपर, ठीक है। बाकी इसमें मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो ब्याज वाले आते हैं क्वेश्चन, है ना? इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं, डाइस वाले, ऐसे कुछ पासे वाले क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। बाकी औसत लाभ हानि, ये क्वेश्चन सब नॉर्मल क्वेश्चन वाले आते हैं। तो ये कर सकते हो कि 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन अपनी रेंज में रहते हैं। इधर रीजनिंग पूरी रेंज में रहती है, लेकिन टाइम टेकिंग है, तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हो प्रैक्टिस करके, और बाकी पैसेज आपकी रेंज में रहते हैं। तो ये ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी की बात करें, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो मैं अपनाता हूँ, ठीक है, और ये आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। आप इस चीज़ पे बिलीव करोगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो इससे आप रिलेट करोगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, गेट रिड ऑफ सीसेट फोबिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं ना, 80 या 90% रेशियो ये देखा गया है, सीसेट के फोबिया के कारण फेल होते हैं। फोबिया कैसा बनता है, एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हाथ पाँव फूल जाते हैं या दिमाग काम करना बंद हो जाता है, तो सीसेट फोबिया होता है। अब इसको दूर कैसे करें? इसको दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय, एक तो यार है ना, ये मन से निकाल दो कि सीसेट बहुत ज़्यादा टफ है, हम क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे, या यूपीएससी मैथ बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ये सब नेगेटिव चीज़ें अपनी माइंड से निकालो और प्रैक्टिस करो, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीसेट फोबिया को दूर करने का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ठीक है? मैंने भी ये किया है, मैं भी सीसेट फोबिया में आ गया था एक बार शुरू के 2 अटेम्प्ट में। अभी भी आता है, ऐसी बात नहीं कि जैसे मैं अभी इस साल 2022 में एग्ज़ाम दूँगा, तो मुझे पता है सीसेट पक्का टेंशन देने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रैक्टिस करूँगा। मैं जितने भी जो भी चीज़ें कर सकता हूँ यहाँ पे है ना, वो करूँगा, आराम से इस डर को दूर भगा लूँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यार सीसेट बड़ी चीज़ नहीं है, ये मानो आप है ना, ये मन में रखोगे नहीं सीसेट बहुत ज़्यादा ये है, मैं पास नहीं कर पाऊँगा, तो फिर वो हावी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है, मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके जीएस में बता रहा हूँ कि 3-4 बार से मैं देख रहा हूँ जिनका स्कोर 120, 130, 135 आ रहे हैं, लेकिन सीसेट में 20, 25, 30 ये स्कोर आ रहा है। आप ये सोचो ना कि यार सीसेट मतलब इतना कोई टफ नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इसमें है कि चिंता चिंता करने लगते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में दिमाग काम ही नहीं करता है, हाथ-पाँव फूल जाते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से सोल्व करेंगे? और इसमें तो आपको कैलकुलेशन चाहिए, कैलकुलेशन में माइंड आपका शार्प चाहिए, शांत चाहिए, तो ये होता है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब इसमें एक स्ट्रैटेजी होती है, कैसी स्ट्रैटेजी होती है? जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे ये देखो 2011 से सीसेट आया था, 2021 तक जो सीसेट के अपने 10-11 साल के जो पेपर हो गए, ये पेपर निकालो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर कैसे निकालना है? जैसे 2021 का पेपर उठाओ, रैंडमली उठाओ, आज ही उठाओ है ना, या कल उठाओ टाइम लगा के है ना, 2 घंटे में एक बार इस पेपर को दो आप। एक बार पढ़ो कुछ नहीं, एक बार दो इस पेपर को। अलार्म सेट करो 2 घंटे का, और 2 घंटे में 2021 का पेपर एक बार अटेम्प्ट लो। अब आपको ये देखना है कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिए। जैसे आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए, ये आपको आइडिया लग जाएगा एक बार, है ना? ठीक है? तो जिनका मतलब ये है कि जिनका 40 से कम अभी अटेम्प्ट हो रहे हैं या 30 अभी अटेम्प्ट ले पा रहे हो, तो उनको काम करने की ज़रूरत है। और जिनका आराम से 50 प्लस इनका हो रहा है, तो उनको क्या करना है, 10 साल के पेपर निकालने और थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेनी है ना? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ जो फेल हो रहे हैं, इवन जो आईआईटीएन भी फेल हुए हैं सीसेट में, क्यों फेल हुए हैं? वो क्या करते हैं, सीसेट को बहुत लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि सीसेट में तो जाके बैठना है, निकाल लेंगे। हाल ही के दिनों में देखा है, मेरे कुछ दोस्त भी आईआईटीएन जो सीसेट में फेल हो गए। अब ये लगता नहीं कि यार आईआईटीएन तो बहुत ज़्यादा माइंड उनका शार्प होता है, या मैथ रीजनिंग उनके तो बाएँ हाथ का खेल है ना? लेकिन ऐसा हुआ है कि सीसेट को लाइटली जो लेंगे ना, तो कोई भी हो चाहे वो बाहर हो सकता है इस रेस से, है ना? तो ये गलती नहीं करनी है कि लाइटली नहीं लेना। कम से कम एटलीस्ट 10 साल के पेपर तो निकाल के ये देख लेना कि हमारी एक्यूरेसी क्या है, हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, ये आप कर लेना, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना लेना कि आप पैसेज में सही कर रहे हो, मैथ आपके लिए अच्छी है, रीजनिंग आपकी अच्छी है, ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है? आपको कोई बताएगा नहीं कि आप ये कर लो, वो कर लो, इससे आपका निकल जाएगा। जैसे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई कि मैं कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग में कंफर्टेबल हूँ, मैथ के भी 5-7 क्वेश्चन आराम से कर लूँगा, ठीक है? ये नहीं करूँगा कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 के 30 मैं मैथ के कर लूँगा। नहीं करने, नहीं मुझे अब मैथ आती है, मुझे इतने क्वेश्चन 30 में से करने हैं, 10-12 क्वेश्चन जो मैं कर लूँगा। पहले से डिसाइड है ये चीज़ें, है ना? ठीक है, एक ये तरीका है।
तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, आपको कोचिंग करनी है तो कोचिंग करो, ठीक है। वैसे मैं कोचिंग के लिए कभी बोलता नहीं हूँ कि आपको ये कोचिंग करनी चाहिए, लेकिन सीसेट में मैंने एक चीज़ देखी है कि यदि कोई मैथ रीजनिंग अच्छा टीचर पढ़ाए आपका, तो ये फोबिया दूर हो जाएगा कम से कम। ये दूर करने के लिए मैं बोलता हूँ कि आपको लगता है कोचिंग करनी तो कर लो, कोई बात नहीं, ऑनलाइन कोचिंग आराम से 1000-1500 रुपये में आपको मिल जाएगी, तो कोचिंग भी कर लो, कम से कम 1 साल के रिसोर्सेज तो बचेंगे आपके, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट लेने की टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट टेक्निक इसलिए कि बहुत सारे एस्पिरेंट इसके कारण फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? जैसे अपने 1 से लेकर इसमें 80 तक क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट गलती क्या करते हैं, जैसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे अटेम्प्ट लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो क्वेश्चन उनको नहीं आते हैं उनमें भी उलझना शुरू कर देते हैं। वो उनको ये लगता है कि ईगो पर ले लेते हैं कि ये तो मैं कर लूंगा, और उसमें कितना टाइम लगाते हैं, 4-5 मिनट लगाते हैं। ये गलती नहीं करनी है। पहली रेस में ये करो कि जो क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक आपको एकदम जल्दी से सोल्व कर सकते हो, जिनको देखते जो सोल्व हो रहे हैं, आपको 1 मिनट से कम टाइम लग रहा है, आपको लग जाएगा ये कि ये स्ट्रेटेजी कहाँ अपनाओगे, ये 10 साल के जो पेपर है ना, इनमें अपनाओ ये स्ट्रेटेजी कि 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन एक बार गो थ्रू हो जाओ। गो थ्रू का मतलब है जैसे 1 घंटे में आपने 30-35 वो क्वेश्चन कर लो जो आपको देखते ही आते हैं 1 घंटे में, जिनमें आपको 1 मिनट 1.5 मिनट लग रहा है, आराम से कर लो इसको। अगले 1 घंटे में क्या करोगे, फिर जो टफ लगते हैं, जिनमें आपको लगता है कि नहीं मैं तो सोल्व करके मानूंगा, तो वो कर लेना, कौन मना कर रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट में इनमें मैं भी शामिल था शुरू में, कि मैं क्या कर रहा था, क्वेश्चन में उलझना शुरू कर दिया। लास्ट के 20 क्वेश्चन बिना देखे टाइम ही खत्म हो गया, मैंने देखे नहीं। वो लास्ट में ऐसे क्वेश्चन थे जो देखते ही सोल्व हो रहे थे। गलती कर दी यार। तो आप इस चीज़ को रिलेट करोगे, आप में से जो सीसेट में फेल है उनको पता है ये बात कि उन्होंने क्या गलती की है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक सीख जाओ कि पहले वो करने हैं जो ईजी हैं, जल्दी से हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके जोन के हैं। क्यों आप प्रैक्टिस करके बैठ रहे हो एग्जाम में, ऐसे तो नहीं कि जाके मुंह उठा के बैठ गए। तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक होती है। एक और टेक्निक है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने बताए कि 2011 से लेकर 21 तक ये आपको सोल्व करने हैं, सबको सोल्व करने हैं। इसमें मैंने आपको कोई भी बुक क्यों नहीं बताई, इतना मटेरियल काफ़ी है यार। इसके हिसाब से कोई आप अपनी बुक देख लेना, मैथ के लिए आर एस अग्रवाल आती है, या यूट्यूब पर आजकल ट्रिक्स वाले वीडियो है, वो हेल्प करते हैं, बिल्कुल हेल्प करते हैं। आप तो मैथ रीजनिंग यूट्यूब से पढ़ लो, यूट्यूब पर बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे। मुझे आइडिया नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन आप थोड़ा सर्च करोगे तो आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। आपको पता हो तो यूपीएससी है ना, 2010 से पहले भी है ना, जीएस के पेपर में 25 या 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के देता था पहले से ही। तो वो क्वेश्चन भी बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, और वहाँ से रिपीटेशन भी देखा गया है। तो 95 से जैसे आप कोई प्रीवियस ईयर का सोल्व पेपर खरीदते हो, 27 ईयर का, 26 या 27 ईयर का, 1995 के बाद के, तो उसमें भी सी सेट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो भी सोल्व कर लेना जिनको ज़्यादा दिक्कत है। और जिनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ईजी आराम से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम इनमें लगाओ 2011 से 21 तक, तो आपका आराम से मामला बन जाएगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मैं सी सेट को लेकर चलता हूँ। जैसे जो बार बार फेल है वो अभी से लेके चलो, अभी आज से ही लेके चलो, आधे घंटा सी सेट को दो, ठीक है, ताकि आपका फोबिया दूर हो जाए। और कुछ क्विज वगैरह भी आप कर सकते हो, जैसे सुडोकू आती है, मैथ की जो आती है, उसको आप भी सोल्व कर सकते हो, ताकि माइंड थोड़ा शार्प होने लग जाए। इससे फ़ायदा मिलता है, मैंने ये टेक्निक अपना रखी है, उससे भी फ़ायदा मिलता है। तो लेकिन ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना है, वही बात है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना, नॉर्मली चीज़ों को लेकर चलना है। तो वीडियो में कमेंट करके आपको बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। और लाइक शेयर ज़रूर कर दो यार, है ना, कि अपने 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला अपना परिवार बढ़ रहा है। तो आप लाइक शेयर करोगे, अपने दोस्तों को अपना चैनल शेयर करोगे, तो यार जल्दी मतलब हम अचीव कर लेंगे चीज़ें। और मैं ही ऐसे ही मतलब आपके लिए जो टाइम देता हूँ, निवेश करता हूँ आपके लिए, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक शेयर ज़रूर करो। थैंक यू, मिलते हैं एक और वीडियो में।